नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। चलते हैं आज 9 फरवरी 2026 न्यू सेशन की तरफ। ठीक है, तो ये 2026 में जो पूछे गए थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम लोग लेके आते हैं, कोई आल झोल प्रश्न लेके नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रश्न होगा इसमें सब इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। इजी प्रश्न को हम लोग अलविदा बोल दिए थे क्योंकि इजी प्रश्न आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रश्न आप कर सकते हैं वो भी हम भी करवाएं मेरे दोस्तों, कोई फायदा नहीं है आप लोग सेशन अटेंड करने से। ठीक है, तो ऑल शिफ्ट में जो पूछे गए थे वो पेपर देंगे और सेशन अटेम्प्ट आप लोग का जब तक एग्जाम है 30 दिन है, एग्जाम 30 या 29 दिन बचा है मेरे दोस्त, लास्ट तक कीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा और डेली आप लोग ये सेशन कम से कम अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस का जो है लेवल वो पता चल जाएगा मेरे दोस्त, और बनाने का तरीका जो बताते हैं आपको, वो बनाने का तरीका यदि आप जान गए तो कहीं ना कहीं समय में आपको बेनिफिट एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन से जुड़ गए तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका रीजन होगा मेरे दोस्त कि जो कोई भी सेशन हम डालें आपके रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी क्लास के रिलेटेड हो, नोटिफिकेशन के रिलेटेड हो, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और सबसे पहले आपको इसका जानकारी मिल जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, कोई भी क्विक अपडेट के लिए चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, जाके वहां से 10 सेकंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सेशन मेरे दोस्त 11 AM पे डेली चलता है, 11 बजे सवेरे आपका ये सेशन आता है। तो ये हर एक के लिए है, जितने भी आप यदि मैथ्स में कमजोर है या कोई भी दिक्कत आपको परेशानी आ रहा है, ये हर एक के लिए, चाहे आप CBT 2 के लिए, CBT 1 के लिए, सब स्टूडेंट इसमें ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, इसमें SSC से लेकर CGL लेकर डिफरेंट एग्जाम का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ विलंब किए बिना चलते हैं पेपर की ओर। तो ग्रुप डी ऑफिशियल पेपर 9 फरवरी 2026 में जो पूछे गए थे ऑल शिफ्ट, ठीक है, याद रहे इसमें एक शिफ्ट दो शिफ्ट का नहीं है, ऑल शिफ्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आए हुए हैं आप लोग के सामने। तो चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न को सॉल्व करने की ओर देखते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो अंकों की यमज अभाज्य संख्याओं के पहले युग्म का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अभाज्य संख्याएं हमको पता था, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो एक और स्वयं से कटे। ये यमज क्या है, ये यमज क्या है, इससे ज्यादा आधा से अधिक स्टूडेंट इसको प्रश्न को छोड़ के आए थे या बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट ने इसका जवाब दिए थे। ठीक है, तो यमज कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यमज वे अभाज्य संख्याएं हैं जिसका अंतर 2। क्या समझे, यमज वो अभाज्य संख्याएं हैं जिसका अंतर 2 हो। तो यानी कि जैसे 7 11, क्या ये यमज संख्याएं हो सकता है? जी नहीं, इसका डिफरेंस तो 4 है, ये नहीं हो सकता। 11 13, क्या ये हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, क्योंकि अंतर इसका 2 है। तो 2 अंकों की यमज अभाज्य संख्याओं पहले युग्म का योग क्या होगा? तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो जाता है? 11 13 17, बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन सबसे शुरुआती बोल रहा है, पहले युग्म बोल रहा है जिसमें 2 का अंतर हो। तो पहले तो 2 ही, यही तो अभाज्य संख्या है जिसका युग्म का 2 का अंतर है। तो इसका युग्म पूछा जा रहा है, इसका योग पूछा जा रहा है, इसका जोड़ पूछा जा रहा है, तो इसका योग 24 हो जाएगा, राइट नंबर 24। ठीक है, तो आज दिन के बाद ये ध्यान रहे मेरे दोस्त, यमज जो होता है वो 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी होती है जिसका कि अंतर 2। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल हम लोग इजी बेस सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लेंथी प्रश्न की ओर नहीं चलेंगे। ठीक है, और जिस प्रकार सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्त, यदि आपका सॉल्व ऐसे पहले कभी नहीं हुआ या आप लेंथी प्रश्न बना रहे थे तो ये प्रश्न कहीं भी आप शॉर्ट देखें तो उसको एक नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि एग्जाम नजदीक आते आते एक बार नोट्स आप शॉर्ट नोट्स देख सकें। बोला जा रहा है प्रश्न में, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,40,000 निर्धारित करता है। वो एक वस्तु पर 30% और 18% की क्रमिक छूट देता है। ठीक है, और फिर समान अंकित मूल्य की दूसरी वस्तु पर 48% की छूट देता है। तो दुकानदार को दोनों में से किस वस्तु पर अधिक लाभ होगा, इसका अधिक और कितना अधिक लाभ होगा, मतलब दुकानदार के लिए किस वस्तु पे लाभ सबसे ज्यादा होगा। इसने क्या किया कि 2,40,000 के दो प्रोडक्ट को अलग अलग किए। एक पे इसने 30% और 18% की दो क्रमिक छूट प्रदान किया, एक पे ये एकल छूट प्रदान कर दिया 48%। तो सबसे जो कम छूट देगा, जिस दुकानदार जिस चीज में सबसे कम छूट देगा उसमें उसको फायदा आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कम छूट किसमें, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि 48% है। ठीक है, इसको यदि क्रमिक छूट को एकल छूट में बदलेंगे मेरे दोस्त, तो इसको कैसे बदलना होगा, तो बार बार हम आपको 11 बजे सेशन में भी करवाए हैं कि इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 30 18 48, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, गुना कीजिए, 18 3 54 540, 100 से भाग दीजिए, यानी 5.4 इसका माइनस हो जाएगा। 5.4 माइनस का अर्थ है मेरे दोस्त कि 42.6 आ जाएगा, 42.6 आ जाएगा। यानी कि पहली वस्तु जो दिया था, यानी ये फर्स्ट वस्तु और ये आपका सेकंड वस्तु है, यानी पहले वस्तु पे डिस्काउंट कितना दिया था 42.6%, ये आप मानते हैं। पहले वस्तु पे डिस्काउंट कितना, दूसरे वस्तु पे डिस्काउंट 48%। तो फायदा किसमें होगा, जिसमें कम डिस्काउंट देगा, तो पहले वस्तु में, तो यानी पहले वस्तु पे फायदा होगा। यहाँ तक तो एक बात समझ में आ गया कि फायदा पहले वस्तु पे होगा। तो क्या दूसरे वस्तु पे फायदा होगा एक से ज्यादा? नहीं, दूसरे वस्तु पे होगा नहीं। दो ऑप्शन यहाँ से आप छांटते, बार बार बताएं आपको, ऑप्शन नजर साथ में लेके चलिएगा यदि मैथ्स पेपर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। अब हमको पता चलना है कि कितना रुपया फायदा एक्स्ट्रा हुआ। ये डिस्काउंट दे रहे थे 48 रुपया, ये डिस्काउंट दे रहे थे 42.6 रुपया। ठीक है, तो कितना रुपया आपको फायदा देखने को मिल रहा है इसमें, तो आप बोलिएगा गुरु जी 5.4% का फायदा देखने को मिल रहा है।
5.4% का फायदा देखने को मिल रहा है। तो बस 2,40,000 का 5.4% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा, वही आपका बेनिफिट होगा। तो जैसे 2,40,000 करते हैं मेरे दोस्त, 2,40,000 का 5.4% यानी 54, हम नीचे एक 1000 लिख देते हैं, तो 3 से 3 चला गया। तो इसको 24 से आपको करना क्या हो जाएगा, 24 चौके 96 के 6 यानी 60, 2 डिजिट लास्ट में दोनों में है, अच्छी बात है। 24 चौके कितना हो गया, 96 के 6, हाथ में 9 हो गया, और 24 पंचे 120, 9 129 यानी 12,960 रुपया इसको बिल्कुल प्रॉफिट होगा। 12,960 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब ये आपको नहीं करना है कि 2,40,000 का पहले इसका छूट रुपया में निकाल लें और फिर इसको रुपया में 48% निकाल लें, तो फिर उसको अंतर करें, बहुत छोल हो जाएगा मेरे दोस्त। बार बार बता रहे हैं, हर एक सेशन में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप लोग सॉल्व कीजिएगा प्रश्न को। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 चॉकलेट और 3 कुकीज का मूल्य 36 रुपया है, यानी 2 चॉकलेट 3 कुकीज का मूल्य 36 रुपया, और 1 चॉकलेट 2 कुकीज का मूल्य 23 रुपया है। तो 4 चॉकलेट और 5 कुकीज का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे नोटिस करते हैं मेरे दोस्त, कि यदि 2 चॉकलेट और 3 कुकीज का वैल्यू और इससे बढ़ा दे, और यदि इस वैल्यू बढ़ा के 1 चॉकलेट और 2 कुकीज को माइनस करके यदि 4 चॉकलेट और 5 कुकीज आ जाए, सोने में सुहागा, होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा देखते हैं। यदि हम इसको पूरी संख्याओं को 3 से गुना करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 6 चॉकलेट प्लस 3 तिया 9 कुकीज का मूल्य क्या हो जाएगा, 108 रुपया होगा। इतना आप बात मान रहे हैं, ठीक है। 6 में कितना माइनस करेंगे, जो 4 चॉकलेट के, 6 चॉकलेट में कितना चॉकलेट माइनस होगा, जो 4 चॉकलेट आएगा, यानी 2 चॉकलेट को माइनस करेंगे। तो इसको यदि हम पूरी संख्या को 2 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 चॉकलेट प्लस 2 दूनी 4 कुकीज, ठीक है। तो क्या इसका मूल हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 46। तो यदि आप इसको और उसको, पहले और दूसरी संख्याओं को जो बढ़ाए, ये संख्या को यदि माइनस करते हैं मेरे दोस्त, तो क्या 4 चॉकलेट अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा। 9 में यदि 9 कुकीज में 4 कुकीज चले गए, तो 5 कुकीज बचेंगे ना। तो क्या 5 कुकीज का मूल्य जो होगा मेरे दोस्त, 108 में 46 जाएगा, तो क्या 52 बचेगा या 64 बचेगा, ठीक है। क्या इतना रुपया हो गए, अरे क्या इतना रुपया हो गए, 4 चॉकलेट और 5 कुकीज का मूल्य क्या 62 रुपया होंगे या नहीं होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। 108 में आप 46 माइनस कीजिएगा तो 62 ही तो बचेगा, तो यही 62 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कोई झमेला नहीं पालना यार, एक्स करो उसमें 2 करो नहीं करो, यदि इस जगह 0.5 से भी गुना करना पड़ता ये दोनों माइनस करके ये लाने के लिए, तो हम करते। समझ में आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है मेरे दोस्त। एक प्रश्न से आपको इस तरह हर एक प्रश्न में आप लोग नहीं कर सकते, उसमें बार बार प्रैक्टिस करना होता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे समाहित होता है। समझ गए आप लोग। तो मैथ प्रैक्टिस का खेल, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना निखर आप लोग के सामने मैथ्स में चले आएगा। ये प्रश्न पूछे भी गए थे, 2-3 शिफ्टों में लगातार पूछे भी गए थे, और ग्रुप डी में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको, ठीक। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर में बोले जा रहे हैं, 5 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े एक आयताकार पानी के टैंक को 1.50 मीटर की गहराई तक पानी है, तो गीली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा बताना है। तो एक आयताकार भाग थे, जिसकी लंबाई 5 मीटर दिया गया था, और जिसका चौड़ाई 3 मीटर दिया गया था, और जिसका डेप्थ मतलब गहराई जो है 0.5 मीटर दिया गया था, ठीक है। तो आपको बोलना यह है कि जो गीली भाग, यदि इसमें पानी भर दे, यदि हम इसमें पानी भर दे मेरे दोस्त, तो जहाँ तक पानी जाएगा, जो जगह उसका जो सतह गीला होगा, वो गीले सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले पानी डालेंगे तो फर्श पे जाएगा, यानी ये फर्श पे जाएगा। फर्श का एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। फर्श का खेला खत्म। अब तो जो साइड में जो दीवार खड़ा किए होंगे आप, चारों साइड जो दीवार खड़ा किए होंगे पानी डालने के लिए, तो साइड में तो पानी जाएंगे, तो साइड में पानी जाएंगे, तो साइड का क्या हो जाएगा आपका, 2 × L + B। अरे यही तो होगा ना। और यदि इसमें ऊंचाई S से गुना कीजिएगा, तो जिस हाइट तक आप लेके गए थे उस हाइट तक आपका पूरा वहां से निकल के आया। समझ गए। यानी कि एक आयताकार का परिमाप आप जानते हैं ना मेरे दोस्त, 2 × L + B होता है। यदि इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो जहां तक हाइट तक जाएगा वहां तक ये पानी, जहां तक स्पर्श करेगा वहां तक ये चले आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, सीधा बहुत सीधा प्रश्न थे। तो यहाँ कर देते हैं, तो 5 दिया 15, लंबाई गुना चौड़ाई 15, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16, और गुना ऊंचाई क्या दिया गया, 1.5 दिया गया। 16 को 1.5 से गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो ये 24 आ जाएगा। तो 15 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 18, और आधा का 16 का आधा 8, 18, 16 और 8 24। तो ये एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो आपसे पूरे के लिए नहीं पूछा था, आपसे वो एरिया पूछा गया था मेरे दोस्त कि जिस एरिया में पानी का टच हो रहा, स्पर्श हो रहा, वो एरिया पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि नीचे वाला एरिया सबसे पहले टच करेगा, तो वो एरिया निकालने के लिए एल गुना बी, और जो जितने साइड से, दोनों साइड से, चारों साइड से जाएंगे तो इसी के द्वारा तो निकालिएगा आप, तो वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम लोग आगे एक प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 34.8 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितने अधिक, डैश यहाँ है, कितने अधिक, डैश है, याद रखिएगा डैश अधिक होता है, तो उत्तर ज्ञात कीजिए अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो हम इसको परसों भी किए थे सेशन में, 11 बजे के सेशन में। तो बहुलक जो हो जाता है 3 माध्यिका, आप भी जानते होंगे और बताए भी थे, 3 माध्यिका -2 माध्य हो जाते हैं। तो बहुलक और माध्य का अंतर दिया गया है। यदि हम इस जगह मेरे दोस्त बहुलक माइनस माध्य कर दें तो क्या बराबर के इस पार भी माध्य करना होगा, माध्य का है, और इधर यदि माइनस इधर भी कर देंगे तो ये -3 माध्य हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अरे हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, 3 माध्य ही होगा। ठीक है, तो यदि हम बहुलक और माध्य कितना है 34.8 वैल्यू दिया गया है, बराबर 3 इंटू माध्यका माइनस माध्य हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 3 से यदि इसको कटाते हैं तो 11.3 11.6 जो हो जाएगा माध्यका माइनस माध्य हो जाएगा ना। और ये जो है मेरे दोस्त ये क्या है, अरे ये क्या है, ये बहुलक माइनस माध्य ही तो है, बहुलक माइनस माध्य ही तो है, ये माध्यका माइनस माध्य है। तो क्या मैं आपसे एक सवाल यहाँ से पूछूं मेरे दोस्त, यदि एक सवाल यहाँ से आपको मैं पूछूं, क्या बहुलक और माध्यका का अंतर आप निकाल सकते हैं? क्या बहुलक, यदि बहुलक माध्य का अंतर दिया गया है, माध्यका माइनस माध्य है यहाँ पे, तो क्या आप क्या आप, हाँ, बहुलक और माध्यका का अंतर निकाल सकते हैं? क्योंकि इसमें दोनों कोमल माध्य है, तो इसको सिंपली कुछ नहीं करने के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, इसमें आपको 34.8 ऑलरेडी दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुलक और माध्य का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये चले आए थे ना। तो यदि इन दोनों को अंतर करते हैं, इन दोनों को अंतर यदि करते हैं तो बहुलक माइनस माध्य दिया गया है, बहुलक माइनस माध्य दिया गया है कितना, तो 34.8 है, 11.6 है, इसमें 34.8 में यदि 11.6 माइनस कर देते हैं तो 23.2 निकल के आ जाएगा। तो यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं क्या है जिसे 90-154 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं जो दिया गया है 4 संख्याएं, इसमें से प्रत्येक विभाज्य करने पर शेषफल 6 प्राप्त हो। प्रश्न में कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल बोला जा रहा है कि 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, उनमें से एक संख्याएं ऐसी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं कि इसको यदि 90-154 में आप जोड़ते हैं ना तो 28 या 24 या 56 या 29 किसी से भी यदि आप भाग देते हैं तो शेषफल आपका 6 बचता है। बस इतना प्रश्न ये बोला गया है आप लोग से। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप चाहे बेसिक से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में हम लोग कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम कि संख्याएं ये है, संख्याएं 696 मान लिया, यदि 696 संख्याएं तो इसमें जोड़ना होगा 696, यदि हम इसमें 696 जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 0, क्या 9750 हो जाएगा, क्या 9750 हो जाएगा, यानी ये संख्याएं वही है कि इसमें से संख्याएं को भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। यदि इसमें से 6 हम माइनस कर दें, यदि इसमें से हम 6 माइनस कर दें मेरे दोस्त, क्या ये संख्याएं दी गई संख्याएं से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा? क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा क्या? 100% होंगे यार, विभाज्य होंगे 100%, क्योंकि जो शेष बच रहा था उसको तो हमने माइनस कर दिया। तो अब यहाँ से हमको चेकिंग करना होगा, एक एक डिजिट से चेक कीजिए कि 28 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। 28 से विभाज्य कोई संख्या हो रहा है, इसका मतलब 7 और 4 से भी विभाज्य होगी वो संख्या। तो 7 से विभाज्य हो रहा है, जी हाँ। 4 से इकाई 2 डिजिट विभाज्य हो रहा है, जी हाँ। 24 को देख लेते हैं, 6 और 4, यानी 24 से कोई भी संख्या विभाज्य है तो वो 6 और 4 से भी होंगे। क्या 6 से हो रहे हैं विभाज्य? हाँ हो जाएंगे। 4 से क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसी प्रकार 56 ये संख्याएं 8 और 7 से भी होनी चाहिए। 8 से क्या विभाज्य, लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो रहे हैं क्या? 9 72 24 हो रहे हैं, यानी कि ये संख्याएं पूरी तरह विभाज्य प्रकार से हो रहा है, यानी संख्याएं यही हो सकता है। ठीक है, अब आप मान लिए कि यदि एक ऑप्शन में नहीं देता ऑप्शन में तो कैसे ट्राई करते हैं, तो हम मान लिए दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं मेरे दोस्त कि 695 वो संख्याएं होती, तो 90-154 में 695 तो हमको जोड़ना होता। तो जोड़ने के बाद क्या आता है मेरे पास, तो 9 9749 आ जाता, 9749 आ जाता। यदि 9749 आता तो शेषफल भी 6 बचता, यदि इसमें शेषफल माइनस करते तो 9743 आ जाता ना। तो क्या 9743 कोई भी सम संख्या से विभाज्य होगा क्या? यदि इकाई डिजिट पे विषम संख्याएं हैं, नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकते। इसी प्रकार आप कीजिएगा इसको देख के, ये भी नहीं हो सकते, ये भी। बस एक नंबर उत्तर बचा आपका, नंबर 1 इज राइट आंसर। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं था, यहीं से भी आप दे सकते थे। समझ गए? ये होता है मेरे दोस्त थोड़ा सा ट्रिकी मेथड, ठीक है, जो कि आप बिना प्रश्न को बनाए सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको चुल मचा है कि नहीं हम इसको प्रोसेस से बना लेंगे, एक एक होता है, आप इतनों कितनों ट्रिक से बता दीजिए, नहीं हम प्रोसेस से बताइए हमको,
तो बनाइए प्रोसेस से। इसका आपको एलसीएम ले लेना है मेरे दोस्त, कुछ भी एलसीएम इसमें से आ जाएगा आपका। एलसीएम लेके आपको 90-194 के आसपास जाना है, यदि ये आसपास जा रहा है ठीक है, नहीं तो इसका दुगुना ले लेना है और इसमें आपको 6 जोड़ देना है, बस वही संख्याएं निकल के चले आएगा। और इसमें और 90-154 में माइनस कर दीजिएगा तो यही संख्या आपका 696 निकल के चले आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एलसीएम लेना होगा। 7वां नंबर प्रश्न क्या बोले जा रहे हैं, माना ए और बी 8 और 10 भुजाओं वाले समबहुभुज कोण है, तो ए का बाहरी कोण कितना हो जाता है, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाहरी कोण 360 डिग्री हो जाते हैं, तो ए के लिए प्रत्येक भुजा के लिए कोण क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री। इसी प्रकार बी को लेंगे तो बी का बाहरी कोण तो हमेशा 360 डिग्री होंगे और 10 को भुजाएं हैं यानी कि प्रत्येक बाहरी कोण 36 डिग्री। तो आंतरिक कोण क्या होंगे, तो 180 में माइनस कर देंगे तो बाहरी कोण, यदि बाहरी कोण को 180 में आप माइनस करते हैं तो आंतरिक कोण निकल जाता है। तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा इसमें 135 डिग्री। इसका आंतरिक कोण क्या हो जाएगा 180 में यदि इसको माइनस कीजिएगा तो 144 डिग्री। बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, इसमें से आंसर आपका चले जाएगा आगे। तो साइन ए का मान 135 रखते हैं यानी 45, तो 1/√2 साइन 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस क्यूब, इसका मान बी का मान यदि 44 रखते हैं हम तो 6 बार में 24 जाएगा, 24 पंचे 150 यानी कि कॉस क्यू का मान 120 डिग्री हो जाएगा। आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, चतुर्थांश के नियम के अनुसार इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होगा, एक से दूसरे वर्ग की ओर जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्यू होता है। तो कभी चतुर्थांश बताएंगे मेरे दोस्त तो वहाँ से इजी वे आप लोग समझ में पा जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 माइनस 1/8 हो जाएगा, तो क्या होगा 6/16। तो यहाँ से 3/8 आपको क्लियर राइट आंसर होगा, 3/8 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका से, और कोई भी प्रश्न में आपको लेट नहीं करना, समझ गए। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलो के भाव से 10 किलो गेहूं, 30 रुपये प्रति किलो के भाव से 15 किलो गेहूं खरीदता है और उन्हें मिला देता है। फिर मिश्रण के जो किस्म है, जो मिलाया होगा उसके जो किस्म है गेहूं को प्रति किलोग्राम के मूल्य से बेचना चाहिए। मतलब जो मिलाया होगा, जो किस्म मिलाया होगा गेहूं को प्रति कितने किलोग्राम के मूल्य पर बेचना चाहिए जो उसको 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है। यानी कि पहले 20 किलो थे, इसमें 20 रुपये प्रति किलो भाव से थे, जिसमें कि 10 किलो गेहूं मिलाया, 30 रुपये प्रति किलो के भाव से 15 किलो गेहूं मिलाता है। अब दोनों मिला के एक मिश्रण तैयार करता है, उसको किस भाव से बेचेगा जो उसको 10% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपये प्रति किलो की दर से यदि मिलाता है तो 10 किलो का हम दाम देंगे, लेकिन 10 किलो और 15 किलो है मेरे दोस्त, इसको सरल भाषा में दोनों और सरल तरीका से सॉल्व करने के लिए इसको आप रेशियो ले लीजिए कितने किलो है, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 5 तिया 15 हो जाएंगे। रेशियो में 2 और 3 का अनुपात निकला, यानी कि पहले जो 20 किलो प्रति दर से ये मान लीजिए कि 2 किलो है, 20 रुपया प्रति किलो की दर से 2 किलो का दाम 40 रुपया। इसी प्रकार 3 किलो मान के चलिए, यह 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 3 किलो का दाम 90 रुपया। अरे 3 तिया 90 रुपये तो होंगे, 20 दूनी 40 रुपये होंगे, तो टोटल कितना रुपये हो गए, 9 4 13 130 रुपये, समझ गए, 130 रुपये हो गए। अब ये जो पैसे हैं ना, ये जो पैसे हैं इसको जो है टोटल के अनुपात में जितना मतलब मिश्रित जो है किया जाता है, पूरे के अनुपात में उन्हें मिला देता है। तो पहले कितना 2 किलो थे, अब कितना 3 किलो 5 किलो में, तो कितना दर से इसको बेचना होगा, उस मिश्रण को कितना दर से बेचना होगा जो कि ना प्रॉफिट ना लाभ हो, तो 5 दूनी 10 5 चौके 30 यानी 36 रुपया पर किलो की दर से इसको बेचना होगा। यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। यानी 26 रुपया पर किलो की दर से इसको बेचना होगा, लेकिन इसको 10% प्रॉफिट भी चाहिए भाई साहब। तो 26 रुपये पर किलो की दर से कितने में बेचे जो 10% प्रॉफिट हो जाए, तो यानी 26 हो गया ना, तो 10% प्रॉफिट का मतलब है 11/10, इसको 11/10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 286 यानी 28.6 रुपया पर किलो की दर से इसको बेचना होगा, तब इसको प्रॉफिट आएगा 10%। तो 28.6 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, समझ गए, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप डायरेक्ट 20 से भी गुना 10 से भी गुना कर सकते थे, थोड़ा सा लेंदी जाता नहीं समझ, थोड़ा सा लेंदी जाता, 30 से डायरेक्ट 15 से करते थोड़ा लेंदी जाता कैलकुलेशन में करता, इसलिए हम इसको मिनिमम रेशियो में तोड़े कि इसका जो भी प्रॉफिट आए वहाँ 2 किलो तो रेशियो ही तो हम दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसको बढ़ा दे रहे हैं इसको घटा दे रहा है, वो घट रहा है तो ये भी घट रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से 26 किलो पर किलो वो मिश्रण निकला जिसके मूल्य पे बेचने पे ना हमको प्रॉफिट ना लाभ होता है, जिस मूल्य पे खरीदते थे उसी मूल्य पे हमको बेचना था, लेकिन हमको 10% लाभ चाहिए था, तो 10% 11/10 से हमको गुना करना पड़ा, समझ गए। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 8:5 है, उन्हें व्यय का अनुपात 2:1 है, अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 160 रुपया की बचत करने में सफल रहता तो उसकी मासिक आय में अंतर क्या है, ये पूछना चाहता। तो आय में अंतर क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सवाल को आप चाहे तो 2-3 विधि से भी बना सकते हैं, हम तो 4-5 विधि से भी इसको बना दें, ठीक है। तो आय क्या है इसका 8 और 5 है, व्यय क्या है, अरे व्यय क्या है मेरे दोस्त, जो व्यय कर रहा है 2 और 1, समझ में आ रहा है। हम इतना जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का आय हो, यदि उसमें से आप खर्चा को घटा दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति इनकम होता है, मंथली इनकम होता है, उसमें यदि मंथली खर्चे को घटा दीजिएगा दोस्त, तो जो आपका बचेगा वही तो बचत होगा। यानी कि इसका बचत और इसका बचत बराबर होना चाहिए, 160 रुपया दोनों पे चले, यानी कि ये दोनों का अंतर, रेशियो का अंतर भी बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे तो बराबर आप कीजिएगा,
बराबर आपको करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम इस रेशियो को यदि 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एका 2। क्या ये अंतर बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 से गुना नहीं करना है। किससे? तब आगे की ओर, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या इसका अंतर सेम आ रहा है? जी हाँ, 2 रेशियो में सेम आ रहा है। रेशियो में जो बचत कर रहा है ये कितना का कर रहा है? 2 रुपये का कर रहा है। रेशियो में जो बचत कर रहा है मेरे दोस्त वो 2 रुपये का दोनों बराबर कर रहा है, लेकिन रुपया में यही बात करें तो 160 रुपया का बचत कर रहा है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या निकल जाएगा आप लोग के सामने? जी हाँ, 80 रुपया निकल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था? अरे आपसे पूछा क्या गया था? तो आपसे पूछा गया उनकी मासिक आय का अंतर कितना है। तो मासिक आय तो इसका यही है, इसमें अंतर कितना है? 8 अनुपात था, ये 5 अनुपात यानी 3 अनुपात का अंतर है। एक अनुपात का वैल्यू 80 दिया गया है, तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा? ये पूछना भी जुर्म है मेरे दोस्त। ठीक है, तो 240 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है। यदि आप कोई मेथड से बनाते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आप जिस मेथड से बनाते हैं वो मेथड गलत है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। कहने मेरा कोई मकसद नहीं है उसके बारे में कुछ विषय में बोलने का। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि इसको और विधि से आप कैसे बना सकते थे। जैसे 8 आय का अनुपात 8x और 5x था। ठीक है, आय का अनुपात। यदि आप आय में खर्चे को माइनस कर देते हैं तो क्या वो आपके पास, सॉरी, यदि आप आय में, ये बचत है ना, यदि आप आय में बचत को माइनस कर देते हैं तो क्या खर्चे का अनुपात आ जाएगा? जी हाँ। तो इसमें यदि बचत का माइनस करते हैं मेरे दोस्त, बचत का माइनस कर देते हैं तो ये खर्चे का अनुपात चले आएगा। तो इसको भी यहाँ से आप कॉर्नर गुना करके यहाँ से निकाल सकते हैं इजी वे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपको किस मेथड से जाना है वो आपका चयन करना है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी आप बना सकते थे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो मेथड सबसे आसान मेथड होता है मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 46% की एकल छूट और 30 और 20% की दो क्रमुक छूट के बीच का अंतर 256 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपया में क्या होगा आपको बताया जाता है। ठीक है, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य था, कुछ भी अंकित मूल्य होगा, उस पर क्या किया, एक आदमी ने 46% छूट दी और एक दूसरे आदमी ने क्या किए, दूसरे आदमी को छूट जो दिया, पहले आदमी को छूट 46% दिया और दूसरे आदमी को क्या दिया कि वो डायरेक्ट छूट ना देके 30% और 2% की क्रमिक छूट दे दिया वो। और दोनों को जो छूट मिला गया, दोनों को छूट जो मिला गया, दोनों को जब अंतर किया गया मेरे दोस्त, तो उसका अंतर 256 रुपया था। तो हम छूट जो परसेंटेज में दिया था वो परसेंटेज का अंतर हम लोग जान लेते हैं कि कितना परसेंट छूट दिया। यदि परसेंटेज निकल जाएगा इतना परसेंट छूट दिया तो पैसा का वैल्यू दिया गया, वहां से हम निकाल सकते थे। तो पहले छूट कितना दिया गया था? 46%। मानते हैं आप, पहला छूट 46% है। और ये जो दो क्रमिक छूट दिए गए हैं, क्या हम इसको एकल छूट निकाल सकते हैं? अरे एकल छूट निकाल सकते हैं, जी हाँ। एकल छूट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? बार बार हम बताएं, कुछ मत कीजिए, दो क्रमिक छूट को एकल छूट में निकालना है। तो सबसे पहले इसको जोड़िए आप, तो कितना आ जाएगा? 30, 20, 50। फिर आपको माइनस, हमेशा माइनस चिन्ह लगाना है यदि एकल छूट में परिवर्तित करना चाहते हैं। दोनों को गुना कीजिए, 3 दूनी 600 आ गया, 600 में 100 से भाग दीजिए, 6 बचेगा, 6 को घटा दीजिए इसमें, तो आपके पास 44% चले जाएगा। यानी कि ये जो दो क्रमिक छूट गए थे, इसको एकल छूट में हम परिवर्तन करें तो ये 44% चले आया और एक आदमी को सीधे वो 46% ऑफर दिया था। बताइए, यहाँ तो इसको 2% अतिरिक्त मिला। अरे यहाँ तो इसको 2% अतिरिक्त मिला, इसको 44% ही छूट मिला, इसको 46% छूट मिल गया। यानी 2% अतिरिक्त छूट मिला। ये यही तो 2% अतिरिक्त छूट का जो अंतर रुपया में किया मेरे दोस्त, 556 के बराबर आ गया। यदि ये मेरा 2% अंतर नहीं रहता तो क्या ये 256 रुपया आता? नहीं आता। यानी कि 2% का वैल्यू 556 रुपया है। तो आप करें मूल को हमेशा 100% मानते हैं, तो 2 से इसको कटाइएगा मेरे दोस्त, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी 12,800 रुपया आपका क्या होगा? आपका अंकित मूल्य होगा। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा, 12,800। समझ गए? ठीक है, तो बिल्कुल इस सवाल को इस प्रकार बनाना है, कहीं भी दिक्कत ना हो आपको। चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक 11 अंकीय संख्याएं हैं, जो कि संख्याएं आप लोग के सामने में 18 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? यानी कि इस x के जगह पे क्या रखे जो 18 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो क्या 1 रखे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्याएं सम संख्याओं से यदि विभाजित आप कर रहे हैं, वो पूरी संख्याएं विभाजित हो जाए, तो यानी जिसको आप विभाजित कर रहे हैं उसके इकाई डिजिट पर सम संख्याएं होनी चाहिए। तो क्या इसके इकाई डिजिट पर 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 आएगा? हाँ, ये सम संख्याएं आ सकता है। 3 नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा। तो यहाँ से उत्तर आप दे सकते थे। अब ये नहीं, प्रश्न को हड़बड़ी में यूज सब स्टूडेंट क्या करते हैं हम बताते हैं, जिसको उसका भी गलती बेचारा का नहीं है, क्योंकि वो बेसिक नहीं पढ़े हैं। बेसिक जिसको नहीं पता तो वो मैथ में फंस ही जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए इस सवाल को करना होता, सवाल देखे 18 से भाग देना, तुरंत देना स्टार्ट, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कुछ प्रश्न यदि एग्जामिनर आपके प्रश्न बड़ा सेट किए, कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न दिए गए, तो उसमें से भी कुछ लॉजिक वो है उसमें, जो वो प्रश्न लाने का मकसद है उसको। समझ गए? चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है कि एक
एक स्कूल में 156 लड़के और 143 लड़कियां हैं। प्रिंसिपल उन्हें अलग अलग सेक्शन में विभाजित करना चाहती है ताकि एक सेक्शन में केवल लड़के या केवल लड़कियां ही हो, साथ में बिठाना नहीं चाहता है, समय खराब है सर, समझ रहे हैं बात। तो केवल लड़कियां ही हो। यदि सभी सेक्शनल में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए और प्रिंसिपल यथासंभव कम सेक्शन रखना चाहते हैं तो स्कूल में कितने सेक्शन बनाने पड़ेंगे ये आपको बताना है। 156 लड़कियां थे, मान लीजिए ये गर्ल है, ये बॉयज है, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें 156 लड़के हैं, इसमें 143 लड़कियां, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि हमको सेक्शन जो है ना, इसमें अलग अलग सेक्शन विभाजित करना चाहता है जिसमें कि लड़कियां और लड़के और लड़कियां एक ही हो, केवल लड़के या केवल लड़कियां क्यों अलग अलग करना है, सभी सेक्शन में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सेक्शन बना दिया कि एक लड़के, इसमें ये अलग अलग सेक्शन है जो इसमें सिर्फ लड़कियां आ सकते हैं, ये अलग अलग सेक्शन है जो इसमें सिर्फ लड़कियां आ सकते हैं, इसमें सिर्फ लड़के आ सकते हैं। और जितने भी वर्ग हैं, जितने भी सेक्शन है, इसमें समान मात्रा में छात्र या छात्राएं आते हो, तो आप क्या कीजिएगा, यानी कि वो चीज हमको कॉमन लेना होगा, वो चीज कॉमन लेना होगा जो दोनों में बराबर कॉमन आ जाए, यानी कि 156 143 का एचसीएफ लेना होगा। और एचसीएफ तो वही तो सबसे बड़ी संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करते हैं, यानी कि जो दोनों में उपस्थित हो उसे तो आप एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या 45 आएगा? अरे क्या 45 56 विषम सम, समझ रहे हैं, विभाजित कर पाएगा नहीं ना, ये नहीं हो सकते। क्या 43 नहीं हो पाएंगे, 43 भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। क्या 25 तो इस समय ये भी नहीं हो पाएंगे। क्या 23 हो पाएंगे? जी हाँ, 23 हो सकते हैं। तो यानी 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी कि प्रत्येक इस बॉक्स में 23 यदि रखते हैं, 23 रख दें तो एक भी लड़का या लड़की बाहर नहीं जाएगा, पूरा बॉक्स में फिट हो जाएगा, समझ गए। नहीं है तो आप लोग यहाँ पे करके देख सकते हैं। एचसीएफ का मतलब वही होता है मेरे दोस्त, कोई भी कितना भी सेक्शन हो उसमें एक चीज कॉमन आपको आ जाएगा जो कि सब में रहेगा वो, ठीक है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर में प्रश्न में क्या बोले जा रहा है कि ए बी से 5/2 गुना तेज दौड़ता है। यदि ए बी से 80 मीटर की शुरू देता है और ए के शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर विजयी पोस्ट होना चाहिए ताकि ए बी उस समय एक ही समय पर पहुंच जाए। समय समान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी ए और बी चाल का अनुपात क्या होगा आपके पास? 5:2। अरे यही होगा ना, जब बोल रहा है ए बी से 5/2 यानी 2.5 गुना ज्यादा है, तो यानी 5:2 होगा। ये आपका चाल का रेशियो हो गया। आपका समय समान है, यदि समय समान रहे मेरे दोस्त, यदि समान एक ही है ना, यदि समय समान रहे तो यही चाल का रेशियो दूरी का रेशियो बन जाएगा आपका। तो दूरी का रेशियो क्या हम बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या हम दूरी का रेशियो बोल सकते हैं कि 5:2 होगा दूरी का रेशियो। लेकिन साफ साफ बोला जा रहा है ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि 80 मीटर पहले निकल चुका था, ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है। समझ गए कि 80 मीटर तुम पहले दौड़ लो, इसके बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे। तो यानी कि ये भी तो दूरी का अनुपात आपका निकल के आया 5:2। अरे ये भी तो दूरी का अनुपात निकल के आया 5:2। यानी कि ये दोनों का दूरी कितना डिस्टेंस है? 80 मीटर है। 80 मीटर उसको दूर भेज दिया था, तो इसमें भी तो ये 80 मीटर दूर भेजेंगे। कितने अनुपात में भेजेंगे? यानी 3 के अनुपात में। तो एक का वैल्यू यहाँ से निकल गया क्या? जी हाँ, 80/3 निकल गया एक का वैल्यू। तो आपसे पूछा क्या गया था, ए और बी उस पर कितने में, यानी कि एक शुरुआती बिंदु से कितने दूर पर जाना चाहिए, ए बी उस समय कितने पोस्ट पर मिलेंगे। तो डायरेक्ट इसे इसको गुना कर दीजिए ना, 80/3 तो गुना 5 यानी 8×5 = 400/3 मीटर पर मिलेंगे। तो यही आपको के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल ही इजी सवाल थे, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं था, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स रुपया की अंकित मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य कुछ होंगे उसको एक्स मान लिया गया है, और अंकित मूल्य पर 54% की छूट देता है। वो छूट के बाद 52% का वेट लगाकर वस्तु का मूल्य 437 रुपया बेचता है, तो एक्स का मान क्या होगा? वेट मतलब एक टैक्स होता है मेरे दोस्त, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको आप बोला जाते हैं, ये टैक्स होता है, ठीक है, जो कि कोई भी वस्तु पे अंकित मूल्य पे लगाया, सेल प्राइस पे लगाया जाता है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य पे लगाया जाता है। तो यानी एक्स रुपया अंकित मूल्य था, मान लिया एक्स रुपया, इस पे 54% की छूट देता है। 54% की छूट देने का मतलब है मेरे दोस्त की 46% पे वो वस्तु को बेचा होगा, ठीक है। अब इसमें 52% वेट लगा दिए, यानी टैक्स लगा दिए। 52% टैक्स लगाने का मतलब है मेरे दोस्त 152% टैक्स लगा देना। तो इसका मूल्य क्या निकल के आया? 437, क्योंकि टैक्स लगा रहा है। मान लीजिए कोई भी वस्तु मेरा अंकित मूल्य छूट देने के बाद, ये कोई भी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, इसमें 52% टैक्स लग गया, तो बेचेंगे तो 152 रुपये में। समझ में आ रहा है आप लोग को? बेचेंगे तो 152 रुपये में। तो यहां से यदि करते हैं क्या, 23 बार में जाएंगे, 23 दूनी 46, ये कितने बार में जाएंगे? 23 एका 23, ठीक है, 23×9 207 चले जाएगा यहाँ से। यदि हम इसको मेरे दोस्त 2 से भी करें, 4 से करते हैं ना,
4 तिया 12, 4 अठे 32, 4 से 25, 2 से 50, 19 दूनी 38 और 2 से 25। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 625। तो यानी ये क्या 625 निकला, x क्या निकला, अरे इसी को तो आप अंकित मूल्य माने थे x रुपए, तो अंकित मूल्य 625 रुपये आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह टैक्स वाले सवाल आ जाए, बहुत कम पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। यदि इस तरह सवाल पूछते तो डायरेक्ट इस विधि से आप लोग इजी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 8442 को एसबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनमें से संबंधित हिस्सों में से प्रत्येक में 7 रुपया, 37 रुपया और 68 रुपया घटाया जाए तो उसके पास धन 6, 7, 16 के अनुपात में होगा। तो बीसी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा आपको बताना। यानी कुछ पैसा थे एसबीसी में बांटना था, उसमें से यदि 7 रुपया अलग अलग कुछ पैसा यदि घटा देते ना और उसके पास धन इतना अनुपात में रह जाता घटाने के बाद, तो टोटल आपके पास रकम कितना था 8842 रुपया। तो इनको कितना घटेगा, उसमें से टोटल रकम में कितना रुपया टोटल घटाना पड़ेगा, तो 73, 7, 80 और 80 इसमें ऐड कीजिएगा 148, यानी 148 रुपया इसमें से घटेगा। 148 रुपया इसमें से घटेगा। तो 148 रुपया जब घट जाएगा मेरे दोस्त तो क्या बचेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 8442 में यदि 148 आप माइनस कर दिए तो क्या बचाएगा आपके पास, तो 4 बचाएगा, यहाँ 9 4 13 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 82, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ, ये क्या बचेगा 9 2, यानी 8294 रुपया बचेगा। यही 8294 रुपया इस अनुपात में इसको बांटना होगा। कितने अनुपात में बांटना होगा, 6, 7, 16 के अनुपात में बांटना होगा। टोटल अनुपात का योग कितना होगा 7 13, यानी 29 का योग होगा। टोटल 29 का योग होगा, 29 का होगा, लेकिन अनुपात में है, अनुपात में टोटल रुपया का योग कितना है 8294। ठीक है, तो एक का वैल्यू यहाँ से आप लोग के लिए निकल जाएगा। तो एक का वैल्यू क्या निकल गया, थोड़ा सा निकाल के देखिएगा आप लोग। 29 दूनी 58, दिया बार में जा रहा है ना, एक सेकंड, 29 दूनी 58, एक कम कीजिए इसको डायरेक्ट वैसा ना करके आप 29 दूनी जाएगा, ये 29 दूनी 58 और 29 हो गया 29 से, यानी 286 में लगभग जाएगा ये। हाँ 286 कन्फर्म, ये 286 बार में चले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप भाग देकर देख लीजिएगा, 286 बार में जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है, बी और सी के मूल्यों के बीच का अंतर, यही तो है, सॉरी एस बी और सी, कितने में पूछा रहा है बी और सी का अंतर क्या है 9 7 16, 9 का अंतर है। एक का वैल्यू कितना 286, 9 का वैल्यू क्या होगा 9 छके 72, इकाई डिजिट पे 2, सॉरी 9 छके 54 होता है ना, 9 छके 72 बोल रहे हैं, 9 छके 54 इकाई डिजिट पे 4 होगा, तो यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। फिर 9 8 72, 72 5 77, ये 7 हो जाएगा, ये उत्तर आपका 2674 यहाँ से आ गया। क्या यही होंगे, अरे क्या यही होंगे, गुना करके देखिएगा आप लोग, 9 छके 54, 4 5 हो गए और 9 8 72, 5 77, 7 हो गए, 9 दूनी 18 7, 18 7 8 7 15 25 हो गए। ये 26 कैसे निकल गए भाई, कहीं मिस कर रहे हैं क्या, दिमाग खराब हो रहा है। 286, 9 9 छके 54 के 4 हाथ में 5, 9 8 72 और 5 77 के 7 हाथ में 7 और 9 दूनी 18 7 2574 आ रहे हैं। $2574 आ रहे हैं, क्या कहीं मिस किए, 2574 आ रहे हैं। ओहो, एक सवाल हम लोग गलत कर दिए मेरे दोस्त, इसीलिए बोलते हैं ध्यान को सावधानी पूर्वक, एक्साइटेड में आपको नहीं रहना, नहीं तो आप धोखे खा सकते हैं। ध्यान को बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखना होगा। तो मूल हिस्से खोज रहा है यहाँ, मूल हिस्से क्या होगा, मूल हिस्से क्या होगा, ये मूल हिस्से ही तो खोज रहा है। तो ये दोनों का अंतर मूल हिस्से में कितना है, बी और सी का मूल हिस्से में अंतर मेरे दोस्त कितना है 5 ही का तो अंतर है। तो इसमें से 5 आपको अंतर करना होगा, 5 आपको अंतर करना होगा, 5 अंतर करके क्या बचेगा, तो 9 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी कि 2569 राइट आंसर हो जाएगा। 2569 हो जाएगा मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा, तो ये 2569 इस राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, यही आपका उत्तर होगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा हूँ, सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आप लोग पढ़ते नहीं है, सवाल को बार बार ध्यान से पढ़ के आप लोग बनाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। हो जाता है कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा मिस हो जाता है, तो आपको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दो मित्र ए बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3 4 है। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 7 10 था, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु क्या होगा।
तो वर्तमान आयु ऑप्शन में दिए गए हैं तो झंझट नहीं है। तो हम देख लेंगे पहले कि ए और बी का अनुपात 3-4 किस में हो रहा है। ए और बी का अनुपात देख लेते हैं 3-4 किस में हो रहा है। क्या इसमें 3-4 ए बी का अनुपात हो रहा है? तो जी हाँ, इसमें भी हो रहा है 3-4। 4-3-12 4-4-16, जी हाँ इसमें। 6-3-18, हाँ इसमें। 7-21, हाँ 3-4 के अनुपात सब में हो रहा है। अब हमको चेक करना है कि 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात 7-10 किसका हो रहा है। 4 वर्ष पहले, यदि 4 वर्ष पहले तो 11 है, और 4 वर्ष पहले 16, तो इसका तो नहीं हो पा रहा है, ये नहीं होगा। 4 वर्ष पहले इसको लेते हैं तो 4 वर्ष पहले 8 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले इसको लेते हैं तो 12 हो जाएगा, तो ये भी अनुपात नहीं होगा। 4 वर्ष इसको पहले लेते हैं मेरे दोस्त तो 14 साल हो जाएगा। 4 वर्ष इसको पहले लेते हैं तो 20 साल हो जाएगा। इसका अनुपात करते हैं तो 7-10, हाँ 100% 7-10 के अंतर्गत आ जाता है 4 साल पहले। तो यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आयु दे दे दोनों बीच को, यदि एक भी दे दे, तो इस तरह सवाल आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग 17वां नंबर प्रश्न की ओर। 5,625 पर 6 महीने के लिए 16%, यानी कि तिमाही रूप से लग रहा है, आप लोग को पता होनी चाहिए। यदि तिमाही एक चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे दोस्त कम से कम दो आपको नियम याद रखना होगा। यदि आपसे 6 माही पूछा जा सकता है, या तिमाही पूछा जा सकता है, या आपसे वार्षिक पूछा जाता है। वार्षिक तो बहुत ईजी है। यदि आपसे 6 माही पूछ दे तो रेट को आपको 4 से भाग दे देना है, और टाइम को 4 से गुना कर देना। इसका क्यों करना है? इसका साफ कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो उसमें बिल्कुल क्लियर एकदम बेसिक से आप लोग को बता गए क्यों करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तिमाही है, इसको साल में कन्वर्ट करिए, 4 से गुना करना ही पड़ेगा आपको वार्षिक करने के लिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। तो रेट को 4 से भाग, तो नया रेट क्या आ जाएंगे 4%। टाइम क्या आ जाएंगे, 6 महीना को 4 से कितने, 6 चौक 24 महीना, यानी कि 2 साल। और 4% 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग निकालने जानते हैं क्या हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 कीजिए, 10 मिनट दीजिए, इसका स्क्वायर 4 चौके 16, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो 2 वर्ष के लिए ए बी फॉर्मूले पे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है निकालने के लिए। ठीक है, यानी जितने भी आपके धन है, जो धन आप इन्वेस्ट किए तो उसका 8.16% निकाल लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं। तो कितना धन था आपके पास, 5625 था, इसका 816% निकाल लीजिए। तो 2 जीरो यहाँ परसेंटेज उड़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ चला जाएगा। तो कितना, 25 बार में इसको खत्म करते हैं ना, 25 दूनी 50, 25 से खत्म करें इसको, हाँ 25 से करते हैं। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 25 दिया नहीं जाएगा, 25 दूनी 50, अब 25 पंचे 125 125, अब 25 चौके 100 400। अब इसको 25 बार में करते हैं तो 25 16 हाँ 400, यानी 25 8 200 हो जाता है। 25 8 200, यानी 400 लेना है तो 8 दूनी 16 करना पड़ेगा। 25 से करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 25 नामा 225 होता है क्या, जी हाँ। 16 से 16 पंचे 80, 16 एका 16, यानी 9 एका 9, 9 पचे 45, 459 रुपया इसका जो होगा सिर्फ ब्याज आएगा मेरे दोस्त। 464 रुपया सिर्फ इसका ब्याज आएगा, ये बात याद रखिएगा, 459 रुपया। ठीक है, तो 459 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो हमेशा सिर्फ इस बातों पर ध्यान रखना, यदि तिमाही 6 माही हो, इसमें से आपको करना बिल्कुल ईजी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर को प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक खेत चतुर्भुज के आकार का, इसमें एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर, अन्य 2 शीर्षों में एक विकर्ण तक की लंबाई दूरियां यानी 12 मीटर और 13 मीटर है। यानी कहने का मतलब है एक चतुर्भुज क्षेत्रफल है मेरे दोस्त आपके पास। तो एक भुजा, एक विकर्ण की लंबाई जो दिया गया था ये 10 मीटर दिया गया था, और दूसरा जो ये जो दूरी दिए गए थे, दूसरा ये जो विकर्ण से यहाँ तक जो दूरी दिए गए थे, एक तो था 12 मीटर, एक था 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल या तो आप 2 त्रिभुजों में बांट के 2 त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, या तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ, और एक विकर्ण कितना था 10, और दोनों ऊंचाई की लंबाई, इसको आप h मान लीजिए, इसको आप h2 मान लीजिए, इनका दोनों को योग कर दीजिए। 13 12 कितना हो जाता है 25, तो कर दीजिए 5 पच्चे 2 पंचे 10 और 25 पंचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये खेत जो है ना ये समचतुर्भुज नहीं है ना, क्योंकि ये जो है ये आपका विकर्ण है, ये विकर्ण दिया गया है, ये आपका विकर्ण नहीं दिया गया, ये नहीं है। इसका एक भुजाएं एच दिया गया है जो कि 12 है, और दूसरी जो है 13 है। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे दोस्त हाफ लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ, और विकर्ण की दूरी एक पहली विकर्ण, हम पहली विकर्ण और इसकी ऊंचाई का योग लेते हैं, h प्लस h2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेते हैं, इस प्रकार से हम इस सवाल को बनाते हैं। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न बड़ा गहरा प्रश्न है, ये पूछे गए थे प्रश्न, ये आपके ग्रुप में आए हुए थे 9 तारीख को, और ये आपके संभवतः फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 9% की कमी की जाती है, तो नए भिन्न का मान 5/7 हो जाता है। समझ गए, तो मूल भिन्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कुछ मत करना है इस सवाल को। 25% वृद्धि हो रहा है, मान लीजिए ये 100%, एक मान लीजिए ना, इसमें 25% वृद्धि हो रहा है, 25% वृद्धि कर दिए। इसमें 9% की कमी हो रहा है, तो 9% हम कमी कर दिए, तो भिन्न क्या बचा 5/7। समझ गए, 5/7 को हम लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर क्या कि बराबर है, यदि गुणांक चिन्ह लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। तो इसको आप हमेशा 100% मानिए, एक लिख दिया आप इसको 100% मानिए, 100 में 9 जाएगा 91, 91।
इसको आप 100 मानिए, 125 कितना हो जाएगा 125। यहाँ से कटाने के बाद 5 दूनी 10, 55 25, 63 91 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या आ जाता है आप लोग के सामने, 13/25 आ जाता है। मूल भिन्न क्या आ जाता है मेरे दोस्त आपके सामने, 13/25 आ जाता है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन क्या बोल रहा है, हर का मान 13 है क्या, अरे हर अंश हर तो 25 है, अंश ना 13 है, लेकिन हर बोला रहा, हर 13 नहीं हो सकते हैं। अंश और हर का योग 37 है, क्या दोनों का योग 37 है, जी नहीं, 38 है, तो 37 कहाँ से आ गया मेरे भाई, ये भी नहीं हो सकता। अंश और हर के बीच 12 का अंतर है, जी हाँ, 13 12 25 होता है, ये सही है आपका। अंश हर से 10 अधिक है, क्या अंश हर से 10 अधिक है, नहीं, 12 अधिक है, तो ये 12 जब ये राइट है तो ये का नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समझ गए, ठीक है। तो ये प्रश्न था आपका। चलते हैं आगे आज लास्ट नंबर प्रश्न की, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए मेरे दोस्त HW होमवर्क रहा ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका 6 फरवरी में जो पूछे गए थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट फर्स्ट में 2026 का ये प्रश्न है ग्रुप डी का, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और जो आपका सेशन कल चलेगा 6 फरवरी में जो पूछे गए थे तीनों शिफ्ट, वो प्रश्न लेके आएंगे, तो उसमें से ये आपका पहला प्रश्न रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, या कहीं भी आपको परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट बताइएगा, कोई भी दिक्कत की परेशानी हो या कोई सवाल में या कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता ही दीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा।